स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो प्राचीन इतिहास का श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसी प्राचीन इतिहास श्रृंखला का ये नेक्स्ट वीडियो है। एक तरीके से कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है प्राचीन इतिहास के श्रृंखला का। एक तो मौर्य वंश जो पढ़ना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरा अगर कोई दूसरा प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण चैप्टर तो वो है गुप्त वंश। तो हम लोग इसी प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। जब से मौर्य वंश समाप्त हुआ था उसके बाद से कोनो ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासन नहीं आया था। उसमें से कुछ दिन सातवाहनों ने अपना शासन स्थापित किया जो एक लंबा समय तक चला था। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था कि कुषाणों ने अपना भारत में बहुत लंबे समय तक शासन किया। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं फिर भी, लेकिन कनिष्क के बाद से तो कमज़ोर हो ही गए थे, लेकिन फिर भी उनका शासन चल ही रहा था। तो उन्हीं जो ये कुषाण शासक थे उन्हीं के अंतर्गत आने वाले थे ये सामंत। इनके पिता जो थे, इसमें सबसे पहले व्यक्ति थे जो श्रीगुप्त थे। तो कुषाणों का शासन इधर बिहार उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। तो जो बिहार उत्तर प्रदेश वाला एरिया था, इधर के जो उनके सामंत का मतलब होता है, हमने बताया था कि जैसे एक प्रकार से मान लीजिए कि आज भारत इतना बड़ा राज्य है तो प्राइम मिनिस्टर सब जगह पर ना साम्राज्य अपना पूरा शासन नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को क्या करता है, एक मुखिया नियुक्त कर देता है जिसे कहते हैं जिलाधिकारी या डीएम कहते हैं। वो डीएम क्या करता है, एक तरीके से उस जिले का पूरी तरीके से निगरानी करता है। उसी प्रकार से उस वक्त जो बड़ा शासक होता था तो पूरे साम्राज्य की देखभाल नहीं कर सकता था, तो वो क्या करता था कि अपने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता था। तो जो छोटे छोटे हिस्सों को बांट देता था उसमें का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था सामंत। उन्हें क्या कहा जाता था, सामंत। तो ये गुप्त जो थे ये भी उन्हीं के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। जैसे जैसे आगे चलते चलते ये कुषाण शासक जब कमजोर होते गए तो ये अपने आप को शक्तिशाली होते होते अपने आप को फ्री क्या कर लिए, स्वतंत्र कर लिए। तो उन्हीं के बारे में हम लोग कहानी पढ़ी। ये बिहार उत्तर प्रदेश इन्हीं वाले एरिया में फैले हुए थे उस वक्त। तो सबसे पहले एक तो क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो इस वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था श्रीगुप्त। आपको याद रखना है, इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, श्रीगुप्त थे। लगभग 250 AD ईस्वी सन में, लगभग 250 ईस्वी सन के आसपास उसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। लेकिन वो फ्री नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि कुषाणों के ही अंतर्गत रह के अपना शासन करते थे। तो पहला पॉइंट है ये संभवतः पूछा जाता है कि गुप्त जो शासक थे ये संभवतः किसके सामंत थे। तो ये सामंत थे किसके, कुषाणों के सामंत थे। लेकिन हमें जो जानकारी इन गुप्त काल के बारे में जानकारी जो मिलती है वो कुछ अभिलेख हैं। उन अभिलेखों को पढ़कर हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से जो कई बार एग्जाम में पूछे, कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि किससे संबंधित है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति, देखिए ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये तो इसे रानी का भी अभिलेख कहा गया है, क्योंकि अशोक ने लिखवाया था। अशोक की पत्नी जो थी उनके नाम पे लिखवाया था, रानी कारुबाकी जो थी उनके नाम पर। फिर इसी जगह पर अभिलेख जो है वो लिखवाया था किसने, समुद्रगुप्त ने भी अपना अभिलेख, उसी जो अशोक का स्तंभ लेख था उसी पर इसने भी लिखवाया, समुद्रगुप्त ने भी। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति ये अशोक से भी संबंधित है, प्लस साथ ही साथ समुद्रगुप्त से भी संबंधित है। यहाँ पर समुद्रगुप्त ने भी अभिलेख लिखवाया है। फिर आगे चलकर जहांगीर ने भी इसी पे लिखवाया है। फिर उसके बाद आगे चलकर ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, अकबर से भी संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ये जो समुद्रगुप्त का ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इससे हमें जानकारी पता चलती है। फिर उसके बाद बिलसड़ अभिलेख, ये जो बिलसड़ एक स्तंभ लेख है, बिलसड़ अभिलेख जो है ये कुमारगुप्त से संबंधित है। कुमारगुप्त आगे आएगा, आगे वाले आने वाले शासकों में आएगा। जो लोग पूरा गुप्त वंश पढ़ लेंगे तो उसी में आएगा कुमारगुप्त। फिर एक है भीतरी अभिलेख, ये अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर में नहीं पड़ता, ये गाजीपुर में पड़ता है। तो भीतरी अभिलेख। फिर उसके बाद इस जो भीतरी अभिलेख है ये किसका है, स्कंदगुप्त का। भीतरी अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का है। फिर पूना ताम्रपत्र मतलब तांबे का एक अभिलेख है जो किसका द्वारा लिखा हुआ है, प्रभावती गुप्त का ये अभिलेख है। तो आपको ये अभिलेख याद रख लेना है कि किसका अभिलेख है, किसका अभिलेख है, किससे संबंधित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने जितने भी प्राचीन इतिहास अभी तक जितने वंश पढ़ाए हैं लगभग उस वंश से संबंधित सभी अभिलेख बताए। इसमें भी अभी जो अभिलेख छूटे होंगे वो आने वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे, श्रीगुप्त थे। तो इनमें श्रीगुप्त का जो पुत्र था, श्रीगुप्त का पुत्र जिसका नाम था घटोत्कच, क्योंकि ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इस अभिलेख से पता कुछ जानकारी चलती है। जो बिलसड़ अभिलेख है उससे भी कुछ जानकारी पता चलती है कि इसमें एक वंश सबसे पहले जो शासक थे जिनका नाम था श्रीगुप्त का पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। और उस घटोत्कच का जो पुत्र था वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने एक स्वतंत्र
गुप्त वंश की नींव रखी थी, स्वतंत्र, मतलब ये अब कुषाणों से स्वतंत्र होकर इन्होंने अपनी नींव रखी थी कि अब हम किसी के अंडर में नहीं है, बल्कि हम क्या है, स्वतंत्र है। इसलिए इन्हें प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे जाता है, तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त कई आएंगे इसमें, तो लेकिन जो प्रथम रहेंगे तो उन्हीं को कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। ये कब से कब तक गद्दी पे थे, 319 से लेकर 335 AD तक, करीब 16 वर्ष तक ये गद्दी पर बैठे रहे। 319 से 335 AD तक ये गद्दी पर थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो इतने दिन तक गद्दी पर थे, 16 वर्ष तक। फिर 319 AD में इसके राज्यारोहण को गुप्त संवत माना गया है। मतलब जब ये गद्दी पर बैठे तब से एक नया संवत स्टार्ट हुआ था, जिसे कहा जाता है गुप्त संवत। क्या कहा जाता है, गुप्त संवत कहा जाता है, जब इन्होंने गद्दी बैठे थे। एग्जाम में एक बार पूछा था कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके समय में शुरू हुआ था, तो ये शुरुआत हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। और ये पता कैसे चलता है, तो मथुरा का जो एक अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कहते हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था, वो आगे चल कर आएगा, जिससे विक्रमादित्य कहा जाता है। उसका एक मथुरा में अभिलेख है। मथुरा के अभिलेख से पता चलता है कि जो गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था 319 AD में, और उस वक्त कौन था, किसने चालू किया था, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू करवाया था गुप्त संवत। इसने अपनी शादी किससे की थी, तो लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किया था। लिच्छवी, हमने आपको बताया था कि जब 16 महाजनपद पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि एक वज्जी संघ थी, वज्जी संघ जो बिहार में ऊपरी पड़ता है, उन्हीं में उन्हें वहाँ पर 8 कुल रहा करते थे, 8 वंश रहा करते थे। उन्हीं में से एक वंश था लिच्छवी। तो उस लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमारी देवी, नाम था उसका, नाम था कुमारी देवी। इस कुमारी देवी से इसने क्या किया था, विवाह किया। अब ये बहुत चालाक आदमी थे, ये कई लोगों से शादी कर करके क्या बने थे, राजा बने थे। कई लोगों से शादी करते थे, पैसा, रानियों से लगभग ये शादी करते थे चंद्रगुप्त प्रथम। उस तरीके से ये राजा बने थे। इनके बारे में इतना आपको पॉइंट बस याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनके बारे में। जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके बारे में पढ़ना है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि गुप्त वंश को भारतीय कला संस्कृति का स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। कला और संस्कृति का, सभी चीज़ों का नहीं, कला, क्योंकि मूर्ति कला का बहुत अधिक विकास हुआ था, मंदिर कला का बहुत अधिक विकास हुआ था, इसलिए इसे मूर्ति कला का या मंदिर कला का या कला के क्षेत्र का स्वर्ण काल का युग कहा गया है, गुप्त काल को। अब इसमें आते हैं फिर इसके बाद इस चंद्रगुप्त प्रथम का जो भाई पुत्र था उसका नाम था समुद्रगुप्त। देखिए इसके ऐसे तो कई भाई थे, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है उनमें से गद्दी पर ये बैठे थे। आपस में लड़ाई हुई थी इन लोगों की, आपस में भाइयों की आपस में लड़ाई हुई थी, लेकिन अशोक की तरह 100 भाइयों की हत्या करके नहीं, फिर भी इन्होंने कुछ भाइयों से अपनी लड़ाई करके गद्दी प्राप्त की थी। तो समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का क्या कहता है, नेपोलियन कहा जाता है। एक पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि किन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। देखिए 335 AD से लेकर 75 यानी करीब 40 वर्ष तक इन्होंने गद्दी संभाली थी, करीब 40 वर्ष तक। बहुत प्रतापी शासक था, बहुत नामी था। इसने लगभग पूरे भारत को रौंद दिया था, बहुत पूरे भारत पे शायद अपना संभवतः शासन किया था इसने। बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, लगभग 40 सालों तक इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, गद्दी बैठा रहा। जो मैंने बताया कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो जो लिखवाया था समुद्रगुप्त ने, उसके जो लेखक थे उसका नाम था हरिशेर, जिसने वो लिखा था। कौन था, हरिशेर। तो ये कई बार पूछा गया है कि हरिशेर किसके दरबारी कवि थे या दरबारी लेखक थे, तो दरबारी कवि थे ये समुद्रगुप्त के हरिशेर। और जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया किस लिपि में लिखा गया है, तो चंपू लिपि में। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिपि लिखा गया है किस लिपि में लिखा गया है, तो चंपू लिपि में लिखा गया, चंपू लिपि में, आपको याद रखना है। तो ये जो हरिशेर लिखित प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया, इसका नाम जो था। ऐसे इन लोगों ने महाराज की उपाधि लेते थे, ये सब। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी महाराज की उपाधि लिया था, सब लोग महाराज की उपाधि लेते थे, क्योंकि कुषाण शासकों के अधीन आते थे, तो कुषाण शासक भी महाराजा धीराज महाराज ये सब की उपाधि लेते थे, तो ये इन लोगों ने भी वही उपाधि ली थे। लेकिन हरिशेर ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया है उसमें इनका नाम समुद्रगुप्त का लिच्छवी दौहित्र लिखवाया है। लिच्छवी दौहित्र इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त का मैंने कहा कि शादी किया था इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से, तो ये उसका पुत्र माना जाता है। इस अभिलेख से पता चलता है, जो हरिशेर का जो ये अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त किसका पुत्र था, ये कुमारी देवी का। यानी पिता तो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे, लेकिन माता जो थी, अब कई रानियां रखते थे सब, राजा लोग तो कई रानियां रखते थे। जब नगर भ्रमण में करने जाते थे तभी इनको मोहब्बत हो जाती थी, इनका क्या लिए
हैं, इनको तो बस कोई पसंद आनी चाहिए, फिर मोहब्बत हो ही जाती थी। अब मोहब्बत के बाद एक बार किसी से कह दिए शादी करना है तो फिर नहीं हो सकता, अगर किसी ने नहीं किया तो फिर उसकी सज़ा भुगतने को तैयार रहते थे। तो उन्हीं में से तो समझ लीजिए कुमारी देवी का ये पुत्र था जिसका नाम था लिच्छवी दौहित्र। फिर इसके बारे में और एक पॉइंट देखना कि समुद्रगुप्त जो था इसने अब जैसे जो अपना अभियान चालू किया था, अभियान मतलब युद्ध कई जगहों से लड़े थे, इसने अपना पूरे भारत को जीतने के लिए 5 चरणों में इसने अभियान शुरू किया था। 5 चरणों में सबसे पहला जो चरण इसने अभियान जारी किया, मतलब नहीं कि पूरे भारत में एक साथ आक्रमण कर दिया था जीतने के लिए, नहीं, इसने चरण वाइज अपना आक्रमण किया था। तो प्रथम चरण, लेकिन इससे पहले ऊपर का छूट गया है कि समुद्र के सिक्कों पर बने चित्र, ये समझ लेते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बने समुद्र के चित्र है। देखिए एक बार एग्जाम में पूछा था कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को किस अवस्था में नहीं दिखाया गया है, ये क्वेश्चन दिया था। तो इनमें से ये सब दिया था, उनमें से एक नहीं दिया था। तो किस अवस्था में नहीं दिखाया गया है, उसको मतलब उसके सिक्कों पर गरुड़ को दिखाया गया है, धनुर्धारी के रूप में उसे दिखाया गया है, उसे परशुद्ध के रूप में दिखाया गया है, गरुड़ के रूप में दिखाया गया है, धनुर्धारी के रूप में मतलब धनुष को धारण किए हुए, परशुद्ध के रूप में भी दिखाया गया है। फिर उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ भी किया था उसने, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, तो अश्वमेघ के रूप में भी दिया गया है। व्याघ्र हड़न के रूप में भी दिया गया है, यानी बाघों की हत्या करने वाले के रूप में, व्याघ्र हड़न के रूप में भी दिखाया गया है, वीणा वादन के रूप में। ये बहुत बड़ा कवि भी था, पता नहीं लेखकों ने कहा है इनके बारे में, इनकी कोई कविता के कोई किताब तो है नहीं, लेकिन इन्हें कहा गया कवि। अगर पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश में ऐसा कौन सा शासक था जो कविराज के नाम से रहता, कविराज, कवियों का राजा, तो वो समुद्रगुप्त था। तो एक बार थोड़ा बहुत गुनगुना दिया होगा तो दरबारी कह दिए होंगे सोना चांदी पाने के लिए, वाह राजा जी बहुत बढ़िया गा रहे हैं, बहुत बढ़िया गा रहे हैं। राजा सब खुशी खुशी में अपना गाए होंगे, क्योंकि कोई विरोध करेगा नहीं, जो इतना बड़ा शासक है। समुद्रगुप्त तो बहुत बड़ा शासक था। तो इस गरुड़, धनुर्धारी, परशुद्ध, अश्वमेघ, व्याघ्रहड़, वीणा वादन, ये सब चित्र बने हुए हैं इसकी मुद्राओं पर। फिर समुद्रगुप्त का विजय अभियान, जो मैंने भी बताया कि इसने अपना विजय अभियान 5 चरणों में किया था। प्रथम चरण में इसने कहाँ पर आक्रमण किया था, प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में इसने अपना आक्रमण जो किया था वो किया था आर्यावर्त या उत्तर भारत। ये जो पूर्वोत्तर भारत है ना, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, इधर बिहार, बंगाल, इस सब का जो एरिया आता है इसे कहा जाता है उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत जिसे कहे। तो यहाँ पर उत्तर भारत की जगह पूर्वोत्तर भारत लिखना चाहिए था। पूर्वोत्तर भारत पर इसने आक्रमण किया था, पूर्व प्लस उत्तर दोनों क्षेत्रों में आक्रमण किया था। और उस पर आक्रमण करने के बाद वहाँ के शासकों को इसने क्या किया, हरा दिया। और हराने के बाद उनके साथ कौन सी नीति अपनाई, जिसको हराता था उनके साथ एक नीति अपनाती है ना कि उनका साम्राज्य दे दें या फिर उन पर अपना डायरेक्ट शासन करे या क्या करे। तो उनके साथ आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण, आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई। इसका मतलब हुआ कि वह उन राज्यों को बलपूर्वक अपनी शक्ति से राज्य को अपने साम्राज्य में स्थापित कर लेना। इसका मतलब ये होता है आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण का मतलब होता है कि उनको बलपूर्वक अपने साम्राज्य में मिला लेना। एग्जाम में ये पूछा है कि आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण की नीति समुद्रगुप्त ने किन राज्यों के प्रति अपनाई थी, तो याद रखिएगा कि उत्तर भारत के जो राज्यों के साथ उन्होंने ये नीति अपनाई थी। सबसे ज़्यादा पूछा इनमें जो दक्षिण वाली है, हाँ, चतुर्थ चरण, जो पल्लव राज्य समेत दक्षिण भारत, इसने दक्षिण भारत को भी हराया था। जो पल्लव शासन चल रहा था, पल्लव शासकों के खिलाफ भी, और दक्षिण भारत को इसने लगभग सबको हराया था। तो उन सबको हराने के बाद उनके साथ कौन सी नीति अपनाई थी, तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब होता है कि उनको जीतने के बाद उनके अनुनय विनय करने पर उनको मोक्ष दे देना, मुक्त कर देना, ये कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। तो ये पूछा गया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय शासकों के साथ हराने के बाद कौन सी नीति अपनाई थी, तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। एग्जाम में आएगा ये, मुझे उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये पूछता है और एक पंचम चरण वाला पूछता है कि उत्तर पश्चिम भारत मतलब जैसे अफगानिस्तान, ईरान, ये सब जो आते हैं विदेशी राज्यों को के साथ जो उनको हराया, अफगानिस्तान, ईरान, इन सबको जब हराया तो उन शासकों के साथ कौन सी नीति अपनाई, तो उन शासकों के साथ आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्व मंदक की नीति अपनाई थी। आत्मनिवेदन का मतलब आपको हराए हैं तो आप क्या करेंगे, आकर हमारे पास निवेदन, अनुनय विनय के साथ हमें आप अनुनय विनय करेंगे, आप निवेदन करेंगे। और वही नहीं, कन्योपायन मतलब आप अपनी कन्या को हमें दान करेंगे, हमसे विवाह कराएंगे।
अब मुझसे नहीं कराएंगे तो मेरे बेटों से कराइएगा। ये सब बड़े बदमाश लोग थे इस मामले में, जिनकी कन्या देख लेते थे बेचारे सब अपनी राजत्व तो भूल जाते थे कन्या को प्राप्त करने के लिए। तो आत्मनिवेदन, दूसरा कन्योपायन, सब बड़े इस मामले में तो मैं सोचता हूँ बहुत घटिया लोग थे। फिर गुरुत्मंदक, गुरुत्मंदक का मतलब आप हमें धन देंगे, गुरुत्मंदक मीन्स धन होता है। तो आत्मनिवेदन करेंगे, कन्योपायन करेंगे, गुरुत्मंदक करेंगे, धन देंगे, तो ये याद रखना है। फिर जो द्वितीय चरण था पंजाब के गणतंत्र, पंजाब उस वक्त गणतंत्र थे, इनके साथ क्या नीति अपनाते थे, तो सर्व करदान, गणतंत्र समझते ना, धर्म मतलब राजा कोई एक नहीं बनता था, कुल कई कबीला थे, कबीलों से मिलकर एक राजा चुना जाता था जो उसे गणतंत्र व्यवस्था करते थे। उनके साथ कौन सी नीति अपनाई थी, सर्व करदान, कि आप लोग हमें कर देंगे। फिर आज्ञाकरण, आप हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। फिर प्राणागमन, कि आप हमारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे, ये नीति अपनाया था इनके साथ जो पंजाब के गणतंत्र थे उनके साथ। फिर विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्यों को भी उन्होंने हराया था, इनके साथ कोनो नीति नहीं अपनाया था, इनको बल्कि मिला लिया था। ये जो प्रसभोद्धरण नीति थी उन्हीं की तरह इनको भी अपने में मिला लिया था। तो सबसे गलत नीति तो बनाई थी ये पंचम चरण वाले जो विदेशी थे, और उनके साथ ये चतुर्थ चरण के साथ भी अच्छा था कि ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी दक्षिण भारतीयों के साथ। और प्रथम चरण वाले को तो मिला ही लिया एकदम हरा कर समाप्त करके, क्योंकि इन्हीं के आसपास पड़ोसी जो थे तो दूर नहीं जाना था, इनको अपने मिला ही लिया था। ये नीतियाँ आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी नीति अपनाई थी। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पंचम चरण। फिर अन्य कुछ बातें इनके बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इनके समय में, समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका के एक शासक था जिसका नाम था मेघवर्मन। एग्जाम में कई बार पूछा है कि मेघवर्मन जो था श्रीलंका का शासक, किसके समय में गया में मठ बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। तो समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का जो शासक था जिसका नाम था मेघवर्मन, क्या नाम था, मेघवर्मन ने इसके समय में, समुद्रगुप्त के समय में, ये जो गया जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वहाँ पर मठ बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे समुद्रगुप्त ने अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त ने अनुमति दी और बिहार में मठ बनवाया भी था, तो मेघवर्मन के समय में ही था। फिर उसके बाद मैंने जो बताया कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त कहा जाता है V.A. नायपाल, V.A. स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा, V.A. स्मिथ, जो एक इतिहासकार है V.A. स्मिथ, जिसने बताया है कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जानते कहाँ रहता है, ये फ्रांस का एक सेनापति था जो बहुत बड़ा प्रतापी था, जो यूरोप में लगभग अपना साम्राज्य बहुत जगह पर स्थापित कर लेता, कई लोगों को जीत लिया साम्राज्यवादी नीति के कारण। तो ये भी बहुत बड़े साम्राज्यवादी थे। ऐसे तो बल्कि यूरोप में उसको कहना चाहिए भारत का समुद्रगुप्त, क्योंकि अब समुद्रगुप्त बहुत पहले है भाई, ये 4वीं शताब्दी में है, और नेपोलियन जो थे 1815 के आसपास है। तो बहुत बात किया, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, अब इतिहास में ही पढ़ना पड़ता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनके बारे में याद रखिएगा। अच्छा, ये जो गुप्त वंश थे ये वैश्य, इनको माना जाता है कि ये वैश्य थे। वैश्य मतलब व्यापारी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे ना, ये तीसरे वर्ग में आते थे, शूद्र वंश में आते थे। इस वक्त भी ब्राह्मणों का बहुत अधिक उत्थान हुआ था, इनमें इस वक्त के दौरान भी शूद्रों का बहुत गिरावट आई थी, इस वक्त भी गिरावट आई थी। तो चलिए आगे देखेंगे, जब इनके प्रशासनिक आर्थिक नीतियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद जो जुड़े रहे, और बाय।